नमस्कार, न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज एक उर्दू शायरी और साहित्य की बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर वसीम बरनवी साहब जुड़े हुए हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में विख्यात हैं। उनसे जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में और शायरी और साहित्य आज जो यूट्यूब और टेलीविज़न है उसके ज़माने में कहाँ पर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आपको शायरी और साहित्य से जो जुड़ाव हुआ वो कहाँ से हुआ? मेरे वालिद साहब शायर थे और ये मुझे शायरी विरसे में मिली। और ये एक अलग बात है कि मेरे वालिद साहब एक बहुत बड़े जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उम्र तवाई को पहुँचते पहुँचते वो तमाम जायदाद वो खुरद-बुर्द हो गई और उसको बड़ी परेशानियों का सामना, माली तंगियों का सामना करना पड़ा। और सो मशहूर तो उनको अपनी ससुराल में यानी हमारे ननिहाल में रहना पड़ा और हमारी यहाँ पैदाइश से लेके परवरिश और बूद-ओ-बाज जो थी वो ननिहाल के अंदर हुई। लेकिन चूँकि शायरी हमें विरसे में मिली हुई थी, तो इब्तदाई दौर में हमारी शायरी का दौर में वालिद साहब ने कुछ कलाम देखा। जिगर साहब भी एक दिन तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ, उन्हें वालिद साहब ने गज़ल दिखाई तो मुस्कुराए। पढ़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा पढ़ाई में तो अच्छा है। तो बड़ी मोहब्बत से हमें समझाया कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हें अभी वक्त देना चाहिए और शायरी के लिए तो और पढ़ी हुई है, फिर कर लेना, लेकिन असल चीज़ें पढ़ाई तो उसकी तरफ मुतवज्जो होगा। फिर बरेली में यहाँ से हाई स्कूल हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, हाई स्कूल बॉयज़ क्रिश्चियन से हुआ, इंटरमीडिएट इस्लामिया से हुआ। मगर वो जो शायरी का एक कहना चाहिए जरासीम होते हैं वो अंदर थे, तो वो किसी न किसी उन्वान से कभी वो बैतबाजी की शक्ल में, कभी भी जनाब अली नातिया शायरी सुनाने की शक्ल में, कभी दूसरों का कलाम सुनाने की शक्ल में, वो सिलसिला ऐसा चलता रहा। और फिर बाकायदगी के साथ जब एमए वगैरह में आए तो फिर बाकायदा शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए। फिर जब नौकरी में गए तो फिर वहाँ जो रिकॉग्निशन बाहर हमें संबल में मिला उसने बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत दी, बड़ा हौसला दिया। और उसके बाद फिर एक लंबा सफ़र सामने था, उसकी इब्तिदा हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप अपनी अभिव्यक्ति दे चुके हैं और आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज का जो दौर है जिसमें टेलीविज़न और सेलफ़ोन ये घर घर में पहुंच चुका है और जो नई पीढ़ी है वो पूरी तरह से इसकी आदी हो चुकी है, तो आप एक मतलब बहुत बड़े दौर के गवाह हैं। आप बहुत पहले का समय आपने देखा है, आज का दौर देखा है। क्या अंतर मानते हैं और क्या मानते हैं कि साहित्य कहाँ खड़ा है आज? देखिए, आपने तीन चीज़ें फरमाई जी तो साहित्य की बात की, फिर आपने मंचों की बात की, जी यानी कौमी मंचों की बात की, इंटरनेशनल मंचों की बात की, अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात की, साथ ही साथ आपने टेलीफोन और टेलीविज़न का जिक्र किया। सर। तो अब ये बहस जो है वो कई खानों में बढ़ गई। देखिए, असल में साहित्य अदब जो है वो अपनी रफ्तार चलता है, वो तेज़ रफ्तार नहीं हो सकता। वो जिस तरह की भाग दौड़ की ज़िंदगी आज आप देख रहे हैं और जो टेलीविज़न और आपका ये टेलीफोन जो ख़बरी ज़रिया बने हुए हैं, जो लम्हों में जनाब अली बरसों का फासला तय करने की कोशिश करें, साहित्य में ऐसा नहीं होता। जी साहित्य अदब जो है ये रियाजत का नाम है, ये साधना का नाम है। और ये आप देखिए कि कालिदास को उठा के देख लीजिए, कवि को देखिए, उम्रें वो गुजर गई हैं तब कुछ सरमाया उन्होंने ऐसा दिया कि पूरा जीवन आपका उसको समर्पित हो सकता है और सदियों से चला रहा है और सदियों तक जिंदा रहेगा। तो अदब के लिए वो ठहराव ज़रूरी है, साहित्यकार के लिए कलम का वो ठहराव ज़रूरी है जो उसको अजीम बनाता है, सोचने की ज़्यादा। आज सोचो, फिक्र कम हो, आज भाग दौड़ में लगा जल्दी से जल्दी अपना। तो जो ये दौड़ है, इस दौड़ के अंदर आदमी अपने आप को मनवाने में लगा कि जल्द से जल्द में मान लिया जाए। मान लिया जाना आसान नहीं होता है, जान तो लिया जा सकता है, लेकिन मान लिया जाना जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, वो बड़ी सवरात्मक प्रोसेस है, बड़ी जद्दोजहद का प्रोसेस है, बड़ी परिश्रम का, लगन का प्रोसेस है। उससे गुजरे बगैर आदमी को कोई अगर कामयाबी मिलती है तो वो सतही होगी, वक्ती होगी। जनाब आप उठा के देख लीजिए, हमारे पास जो साहित्य की महान शख्सियतें गुजरी हैं, उन्होंने पूरा जीवन एक ही चीज़ के ऊपर लगा दिया है, तो उसके बाद उनको ऐसा मकाम मिला है कि दुनिया उनको भूल नहीं पा रही है और सदियों से सफ़र करता चला आ रहा है उनका नाम। तो आज के दौर में जो हमारी नई जनरेशन नो डाउट बहुत ज़हीन है, उसके बाद कहने को मसाला भी बहुत कुछ है, मतलब नई चीज़ें सामने आ रही, नए तजर्बात आ रहे हैं, वो तजर्बात जो है नए तरीके से ढलना भी चाहते हैं शब्दों के अंदर, मगर उसके लिए जो एक ठहराव और एक रियाजत और लगन है
उसकी तरह आदमी इसमें लगा हुआ कि मुझे जल्दी से आप सुन लीजिए। अरे भाई, अगर आपके पास कुछ है तो लोग भागेंगे आपको सुनने के लिए। अब हम अपने आप को काहे के लिए, अब हम सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को डाले जाए, तो ये तो कभी भी साहित्य ने नहीं किया। साहित्य के पास लोग पहुँचे, साहित्य किसी के पास भाग के नहीं पहुँचा कि मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। किताब छपती है, लिखा जाता है, उसके ऊपर तबसरे होते हैं, समीक्षाएँ होती हैं, तब आदमी की शख्सियत जो है बनकर उभर कर आती है। इसी तरीके से मंच का जहाँ तक ताल्लुक है, मंच के ऊपर जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ज़रूरी थोड़ी कि सब चीज़ पूरी तरह साहित्य हो। मंच के अंदर कुछ अपनी अदाकारियाँ भी होती हैं, कुछ अपने अट्रैक्शन भी होते हैं, और उसके अंदर लोग ढल जाते हैं, तो उसकी कामयाबी भी पूरी तरीके से आपको भरपूर नहीं बनाती। बल्कि उसके साथ साथ ज़रूरी है कि अगर मंच की कुछ मर्यादाएँ हैं तो उनको फॉलो किया जाए। लगे कि साहब हम जयशंकर प्रसाद के मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, या हम निराला के मंच के ऊपर बैठे हैं, महादेवी वर्मा के मंच के ऊपर बैठे हैं, या जनाब जी हम फैज़ के मंच पर बैठे हैं, या फिराक के मंच के ऊपर बैठे हैं, तो उन मर्यादाओं का एहतराम करना जो है वो भी मंचीय कवि और शायर जा रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो मंच अगर उसके ऊपर महज कुछ देर की तफरीह का सामान अगर मुहैया करना है, तो फिर वो साहित्यिक मंच नहीं हो सकता। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने मंच को भी सुशोभित किया हो, मंच पर भी पजीराई पाई हो, इज़्ज़त पाई हो, मान्यता पाई हो, और साथ साथ साहित्यकारों ने भी उनको अहमियत दी हो। तो ऐसे लोग जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी तलाश जारी रहनी चाहिए, और ऐसे लोग हर हैद के अंदर होते हैं, कम नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बड़ी साधना से गुजरने की ज़रूरत है, बड़े परिश्रम की ज़रूरत है, बड़े लगन की ज़रूरत है, तब कहीं कोई मकाम मिल पाए। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आज के माहौल पे कोई शेर अर्ज करना चाहिए? आज के माहौल पे क्या बताऊँ मैं आपको। आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। ये थे वसीम बरेलवी साहब ने जो कहना है, जैसे जो हमेशा अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और जो कहना है आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। निश्चित रूप से जो वर्तमान में परिदृश्य है उस पर उनका ये शेर भी है और तंज भी है, और अगली मुलाकात में इनसे कुछ राजनीतिक बातें भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एमएलसी रह चुकी हैं, और इसी तरह की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।